everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट रिपीटेड PYQs आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स रिसेंटली एग्जामिनेशन में लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि बहुत आसानी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। Which of the following is a measure of consistency? तो देखिए रिसर्च में स्थिरता को मापने के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आप सभी यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि रिसर्च के रिजल्ट अगर हम लोग निकाल रहे हैं, हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट यानी कि स्थिर है या फिर बिल्कुल सटीक है या फिर वैध है, ये जानने के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के अंदर होती है। जैसे कि वैलिडिटी भी होती है, हमारे पास रिलायबिलिटी भी होती है एंड ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब द ऑप्शंस दिए गए हैं वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिसर्च की वैलिडिटी मतलब कि रिसर्च का रिजल्ट बिल्कुल सही है या नहीं। जिस कार्य के लिए आप रिसर्च कर रहे थे वो रिजल्ट आप लोगों को एंड में मिल पाया है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ये एक्यूरेसी देखने के लिए हम लोग रिसर्च वैलिडिटी यानी कि वैधता का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी हमें बताता है कि जिस वजह से हम रिसर्च कर रहे थे वो सही मुद्दा हमने एंड तक पकड़ा है या नहीं, तो ये भी गलत होगा। अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ही रिलायबिलिटी होता है। ओके, कंसिस्टेंट, इसको एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। मान लीजिए आप लोगों को एक निशाना लगाने के लिए बोला जा रहा है कि इस सेंटर पे आपको एक निशाना लगाना है। हर बार क्या हो रहा है, लेकिन आपका सेंटर पर निशाना नहीं लग रहा, आप इसी पॉइंट पर निशाना लगा रहे हो। 10 से 15 बार आपने ट्राई कर लिया, तो इस चीज को कंसिस्टेंसी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को रिलायबल बोला जाता है कि हालांकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी रिसर्च की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड कंसिस्टेंसी यानी कि रिलायबिलिटी भी रिसर्च में एक्सेप्टेबल होती ही है। ओके, एंड वैसे ही जैसे मैंने आपको वैलिडिटी बताया, अब देखिए वैलिडिटी वी से स्टार्ट होता है, इसको उल्टा करेंगे तो ए बनता है। तो वैलिडिटी को एक्यूरेसी से हम रिलेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी बोलता है कि अगर जिस कार्य के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। अब सेंटर में आपको निशाना लगाना है और आपने हर बार इसी पॉइंट पर निशाना लगाया, इसका मतलब है कि आपका रिसर्च वैलिड है। स्टूडेंट्स पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रॉपर गाइडेंस के साथ डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। सिलेबस कवरेज के साथ साथ 2 से 3 बार आपका फुल सिलेबस रिविजन भी हो जाएगा, जिसमें कि मोस्ट रिपीटेड PYQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपको इजी ट्रिक्स बताई जाएंगी। हर एक सेशन के साथ स्टूडेंट्स आपको उसकी PDF नोट्स मिल जाएंगे, अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एंड हर एक क्वेश्चन के साथ इजी एक्सप्लेनेशन भी आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि बहुत आसानी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। सो न्यू बैच हमारा आज यानी कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए UGC NET 2025 पेपर 1। इस तरीके से कोर्स आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स अगर कभी आपका लाइव सेशन मिस हो जाता है तो आप बहुत आसानी से यूनिट वाइज उन सेशंस को कभी भी अपने समय के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट वाइज हिंदी और इंग्लिश में मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं एंड PYQs के भी वीडियो सॉल्यूशन आपको इजी ट्रिक्स के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। Which of the following does not come under the methods of data classification? So data classification क्या होता है ये हम सबसे पहले देखेंगे। So जब भी हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता है कि रिसर्च के दौरान डेटा को क्लासिफाई करना पड़ता है, कि हमें थोड़ा सा ये बताना पड़ता है कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा अगर आपका होता है तो उसको अलग हम फील्ड में एंटर करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है तो उसके लिए हम अलग फील्ड में उसको एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर के लिए क्वांटिटेटिव डेटा को यूज किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट अगर आपके रिसर्च का आप देना चाहते हो तो उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर आप लोग
नॉर्मेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हो, मानक का यूज करते हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्सन के स्कोर को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ। तो आपसे इस सवाल में पूछा है नॉट कम अंडर दी डेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव भी आता है और फिर क्वांटिटेटिव भी आता है, नॉर्मेटिव भी आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेशल डेटा यानी कि स्थानिक डेटा। ठीक है, सो स्पेशल डेटा क्या करता है, स्पेशल डेटा जैसे कि शेप है, साइज है, किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन है, सर्कल का वॉल्यूम है, लेंथ है। तो रिसर्च में क्या आप किसी का वॉल्यूम लेंथ मेजर करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल डेटा को हम रिसर्च के डेटा क्लासिफिकेशन के अंडर कंसिडर नहीं करते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख सकते हो। What is the correct format for citing a book in MLA style? तो अब आप लोग अगर एक बुक लिख रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आपको बुक रेफरेंस के लिए MLA स्टाइल का इस्तेमाल करना है, तो इसका क्या मतलब है? एक जो रेफरेंस स्टाइल होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें बताते हैं कि बुक में सबसे पहले ऑथर का नाम आएगा, बुक का नाम आएगा, पब्लिशर का नाम आएगा या फिर टाइटल आएगा। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जैसे एक हमारे पास APA स्टाइल भी होता है। ठीक है, तो MLA की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको MLA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर या तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, और फिर मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगी। अब MLA स्टाइल में सबसे पहले बोला जाता है कि ऑथर यानी कि लेखक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद बुक का टाइटल लिखा जाएगा कि क्या आपकी बुक का शीर्षक है, देन पब्लिशर का नाम, प्रकाशक का नाम लिखा जाएगा और कौन से वर्ष में बुक पब्लिश हो रही है वो लिखा जाएगा। तो ये स्टेप्स, ये स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Reorganize the components of the IMRAD structure used in specific papers into their proper sequence. Okay, so आप लोगों के पास यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको उसको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिसंबर एग्जाम में आया था, बट अगर आप देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें IMRAD की फुल फॉर्म पूछी गई है, वही 5 स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं। तो I फॉर इंट्रोडक्शन, देन मेथोडोलॉजी, देन रिजल्ट, फिर उन्हीं रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं एंड देन फिर उस पर डिस्कशन होता है, उस पर चर्चा होती है। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना था। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स क्वालिफाइज एज अ सेकेंडरी सोर्स। सो अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हो किसी इवेंट के ऊपर, तो उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा माना जाता है। तो क्या ये सवाल, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी सोर्स होता है वो जो कि आप खुद डेटा कलेक्ट करते हो। अगर मान लो आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानना है, तो आप लोग उन्हीं के जन्म स्थान में या फिर जहां पर लड़ाई और ये सब चीजें हुई थी वहां पर जाओगे। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आपने सर्च करना है, उस पर रिसर्च आप कर रहे हो, जहां पर वो पर्टिकुलर फील्ड स्टार्ट हुई है उसी जगह पर जाकर आप खुद रिसर्च कर रहे हो, खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, खुद लोगों से इंटरव्यू लेकर उसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो डेटा कलेक्शन प्राइमरी होता है। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर कोई बुक या गूगल सर्च करते हो जहां पर ऑलरेडी किसी और ने सर्च करके डेटा अपलोड किया है, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। कारण क्या है? सेकेंडरी रिसोर्स प्रोवाइड इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्स मैंने बताया, उसके बारे में जो भी व्याख्या या विश्लेषण होता है उसको प्रदान करने के लिए हम सेकेंडरी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दोनों सही है। ग्रैंड थियोरीज ऑफ सोशल साइंसेस ऑपरेट एट व्हाट? सो ग्रैंड थियोरीज क्या होती है? सामाजिक विज्ञान में भव्य सिद्धांत किससे जुड़े होते हैं? लोअर लेवल नो, सिंप्लिसिट लेवल नो, कैटेगोरिकल लेवल नहीं, ये जुड़े होते हैं हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तता का उच्च स्तर। एब्स्ट्रैक्शन होता है किसी चीज से, किसी पर्टिकुलर डेटा को थोड़ा बहुत हाइड करके रखना। Different from being a normal distribution, if a curve is skewed on the right side, we call it what? Okay, so research में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि कर्व है ये डेटा एनालिसिस का, ठीक है, अगर ये कर्व राइट साइड पर थोड़ा सा मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड पर मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो टॉप या हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड पे स्क्यूड यानी कि राइट साइड पर जब ये झुका हुआ है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। राइट होता है पॉजिटिवली स्क्यूड या इसको राइट स्क्यूड बोला जाता है, और लेफ्ट बोला होता तो वो होता नेगेटिव स्क्यूड यानी कि लेफ्ट स्क्यूड भी उसको बोला जाता है। Some of the threats of internal validity in research are, so research की कुछ थ्रेट्स होते हैं, रिसर्च वैलिडिटी में कुछ थ्रेट्स होते हैं, तो आपसे इंटरनल वैलिडिटी के बारे में पूछा है। वैलिडिटी हमने पढ़ा है, एक्यूरेसी के बारे में ये बात करता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो सही आंसर क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नो, प्री टेस्टिंग भी इसके अंदर नहीं आता है, एट्रिशन आता है इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट के अंदर, खतरे के अंदर, देन हिस्ट्री भी आता है एंड मैच्योरेशन भी आता है। तो सही आंसर क्या है, सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट, तो शोध में बाह्य वैधता का क्या तात्पर्य होता है। देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला नाम जो है वो वैलिडिटी का आता है। वैलिडिटी बोलता है कि रिसर्च हमारा एक्यूरेट है या फिर नहीं, हमारे शोध का जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर एक्यूरेसी उसकी चेक करनी है तो वैलिडिटी को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो प्रकार मेजर होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, सो ऑप्शंस पर भी जाते हैं। द रिगर ऑफ द स्टडी यानी कि कितनी कठोरता के साथ हम रिसर्च करते हैं, ये वैलिडिटी नहीं बताता है। द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर, देखिए यहाँ पर वैलिडिटी एक्यूरेसी को तो जरूर बताता है लेकिन प्रोसीजर की नहीं, फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी ये बताता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। द रिलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, तो रिसर्च की पर्सनल लाइफ को कभी भी रिसर्च की स्टडी के दौरान इंक्लूड नहीं किया जाता, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एंड ऑप्शन 4 है द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट प्रोवाइड, तो ये सही आंसर है। अब इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। देखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन में क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारी देखिए पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, अब हर एक पर्सन पर, हर एक बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, किसी पर तो उनको कोरोना का एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को उठाया, जैसे कुछ एज ग्रुप के लोगों को उठाया, उसके बाद उन्होंने जेंडर वाइज भी लोगों को एज अ सैंपल सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ पेशेंट जैसे कि शुगर पेशेंट्स पर भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें बोलता है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को उठा कर उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, वो एक्सपेरिमेंट उन पर अगर बिल्कुल सही बैठता है और फिर उस एक्सपेरिमेंट को आप अगर पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो तो वो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। तो रिजल्ट जो हमारे पास आया है उसको जर्नलाइज ये करते हैं। ठीक है, कि अगर एक रिसर्च का रिजल्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में सही बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी पॉपुलेशन पर सही बैठेगा। विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, ओके, सो कौन सा रिसर्च का वो एक तरीका होता है जो कि प्रतिभागी, जो कि रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण को क्या करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। एथनोग्राफिक मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च, एग्जेजेटिक रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्च के दौरान एक शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने की बात आती है तो हमेशा हम उनके कल्चर के थ्रू कम्युनिकेट या रिसर्च करना शुरू करते हैं। एंड जब भी हम लोग कल्चरल रिसर्च या कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं तो हमेशा एथनोग्राफिक मेथड को ही रिसर्च में यूज किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए ये कैसा मेथड है जो कि एक पर्सन के कल्चरल सेटिंग पर फोकस रखता है। इनका मेजर गोल है कि वो प्रोड्यूस करे नैरेटिव अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर अगेंस्ट अ थ्योरेटिकल बैकड्रॉप। The personalistic style of writing a research report are permissible in which of the following research? बहुत ही ज्यादा आसान और जरूरी प्रश्न है ये। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस शोध में
शोध रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली की अनुमति होती है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप लोग रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हो, आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं दिए जाते। ऑप्शंस आर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। अब ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है ये हमें पूरी परमिशन देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग रिसर्च रिपोर्ट लिखें। अब एक चलिए होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा कि ये जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। इसके टिप्स और ट्रिक्स ऑलरेडी मैंने बताए हैं, बस आपने कमेंट करके आंसर देना है कि गुणात्मक है या मात्रात्मक है ये ग्राउंड थ्योरी रिसर्च। तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर ए नहीं है तो हम इसको हटा देंगे ये दोनों ऑप्शंस को। अब देखते हैं बी से ही हमें आंसर मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखने का, ठीक है। तो बी गलत है, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा एंड आप लोग सही आंसर पर पहुंच चुके हो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हियर इज द करेक्ट आंसर। A conceptual hypothesis is drawn from the implications of a what? So conceptual hypothesis क्या होता है? परिकल्पना करना। अगर हम संकल्पनात्मक परिकल्पना करते हैं तो इनमें से निहितार्थों को किन की तैयारी की जाती है? थ्योरी की तैयारी यहाँ पर की जाती है। सो सही आंसर ये है। What is the aim of educational research? सो शैक्षिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य है? अब जो भी स्टूडेंट्स जैसे नेट जेआरएफ की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे पीएचडी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हो, तो क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिनका हल आपको ढूंढना है। सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ एजुकेशन, की हम क्यों शिक्षा ले रहे हैं उसके उद्देश्य को जानना। आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इनकलकेटेड इन द प्यूपिल, कि उन लोगों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर बहुत आसान है कि हम जिस फील्ड में रिसर्च करते हैं, जिस फील्ड में पीएचडी करते हैं, उस फील्ड में हमें क्या करना है? नए फैक्ट्स को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में मैं आगे रिसर्च करूं, तो उसमें मैं नए फैक्ट्स, नई थ्योरीज को डेवलप कर सकती हूँ जो कि आगे जाकर के बच्चों को बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप चाहते हो कि इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूं तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।